जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं लेकिन हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज शर्मा आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्लासरूम हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास जो कि एक प्रैक्टिस बैच की क्लास है, जिसमें मैं आपको एक खास टॉपिक पर प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, क्योंकि हाल ही में अब कुछ एग्जाम्स होने वाले हैं। तो उन एग्जाम्स को मद्देनजर देखते हुए हम कुछ एक स्पेशल टॉपिक की हम प्रैक्टिस करेंगे और टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर एग्जाम में आता है। एवरी एग्जाम, एसएससी का, बैंक का, डिफेंस का, कोई सा भी एग्जाम हो, एयरफोर्स, एनी एग्जाम, हर एग्जाम में प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आता है। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस में भी और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस में भी प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रीपोजिशन क्या है और कितना इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ दिनों बाद सीपीओ का पेपर होने वाला है, फिर सीएचएसएल का, फिर सीजीएल का। वो बच्चे जो इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बच्चों ध्यान रखिएगा, आपके एक या दो सवाल प्रीपोजिशन के जरूर आएंगे। कितने सवाल? एक या वन और टू क्वेश्चंस प्रीपोजिशंस के आने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक ना। इस टॉपिक में बच्चों मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, अभी कुछ ही देर में आपको मैं बताऊंगा। प्रीपोजिशन हमारा टॉपिक है। अब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको प्रीपोजिशंस का बेसिक पढ़ाऊंगा कि बेसिक क्या होता है, और फिर उसके बाद में एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। अब देखिए प्रीपोजिशंस क्या हैं। प्रीपोजिशंस वो वर्ड हैं, ध्यान से सुनिएगा, प्रीपोजिशन वो वर्ड हैं जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन से पहले आते हैं। कहां आते हैं? किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, और इस नाउन या प्रोनाउन का किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ, किसी अन्य नाउन या किसी प्रोनाउन के साथ रिलेशन बताया जाता है। इस नाउन या प्रोनाउन का किसी और नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या बताते हैं हम? रिलेशन बताते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, प्रीपोजिशन का सिर्फ इतना सा काम होता है, किसी एक नाउन प्रोनाउन का किसी दूसरी नाउन प्रोनाउन के साथ रिलेशन बताना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने यहां पे लिखा कि मैंने रखा आई पुट माई बुक, मैंने अपनी बुक रखी, और ये बुक मैंने कहां रखी? ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। आई पुट माई बुक ऑन द टेबल। अब देखिए ध्यान से, यहां पर एक प्रीपोजिशन आया है ऑन। अब ये ऑन क्या काम कर रहा है? देखिए ध्यान से, यहां पे टेबल से पहले ऑन लगा है। किससे पहले लगा है? टेबल से पहले। और टेबल क्या है मेरे पास? एक नाउन हुई। अब इस नाउन का रिलेशन किस नाउन के साथ बताया जा रहा है? बुक के साथ। तो बुक भी एक क्या हो गई? ये भी एक नाउन हो गई। तो इस नाउन का रिलेशन किसके साथ? टेबल के साथ। बुक कहां है? टेबल के ऊपर है। तो ऊपर है इसलिए कौन सा प्रीपोजिशन लगा दिया? ऑन लगा दिया। अगर यहां पे बुक टेबल के ऊपर नहीं, मैं कहां रखता? टेबल के नीचे अगर मैं बुक को रखता हूं तो यहां ऑन नहीं, फिर क्या आ जाएगा? यहां पे अंडर आ जाएगा। जैसी सिचुएशन होती है वैसा ही प्रीपोजिशन लगाया जाता है। अगर टेबल के ऊपर है तो हम लगाएंगे ऑन, अगर टेबल के नीचे है तो हम लगाएंगे अंडर। तो इस बुक का रिलेशन हम किसके साथ बता रहे हैं? टेबल के साथ। किसी भी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ बताया जाए तो हम वहां पर एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्स में प्रीपोजिशंस को तीन तरह से पूछा जाता है। कितने टाइप से? 3 टाइप्स। देखिए क्वेश्चंस एग्जाम में कितने टाइप से आते हैं? 3 टाइप से आते हैं बच्चों। पहला होता है यूज ऑफ ए प्रीपोजिशन, कि किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे देखिए टेबल, नॉर्मली हम बुक कहां रखते हैं? टेबल के नीचे या टेबल के ऊपर? ऑब्वियसली हम टेबल के ऊपर ही रखते हैं। तो ये एक नॉर्मल यूज है, एक सामान्य यूज है एक प्रीपोजिशन का। दूसरा पूछा जाता है आपसे फिक्स्ड प्रीपोजिशन। फिक्स्ड प्रीपोजिशन पूछा जाता है, यानी एक फिक्स, किसी वर्ड के बाद में कोई प्रीपोजिशन फिक्स रूप में यूज किया जाए तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? प्रीपोजिशन लगाएंगे, और उसको हम क्या कहेंगे? फिक्स प्रीपोजिशन कहेंगे उसे हम। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मैं किसी को देखने के सेंस में लुक के बाद क्या लगाता हूं? एट लगाता हूं। जब हम किसी को देखते हैं तो लुक के बाद क्या आता है? एट आता है। तो यहां पे जो एट है ये क्या है? एक फिक्स प्रीपोजिशन का काम कर गया। तीसरा पूछा जाता है हमसे फ्रेजल वर्ब। क्या पूछी जाती है? फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब क्या होती है वो भी मैं आपको समझा देता हूं।
फ्रेजल वर्ब का मतलब जब किसी वर्ब के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन लग जाए और उस वर्ब का मीनिंग बदल जाए, उस वर्ब का मीनिंग बदल जाता है, तो वह फ्रेजल वर्ब होती है। जैसे देखिए लुक एट है, तो लुक का मतलब देखना, एट लगने पर भी देखना। लेकिन अगर मैं यहां पर लुक के बाद में आफ्टर लगा दूं प्रीपोजिशन, क्या लगा दूं? आफ्टर, तो यहां पर अब लुक का मीनिंग चेंज हो गया। यहां पर अब लुक का मीनिंग है किसी की देखभाल करना। क्या होता है? किसी की देखभाल करना। और यहां पर लुक का मतलब क्या है? देखना। तो देखो देखभाल करना और देखना मीनिंग बदल गया। तो किसी भी वर्ब के बाद अगर आप कोई प्रीपोजिशन लगाएं और प्रीपोजिशन लगाने से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, तो वह एक फ्रेजल वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, फिक्स प्रीपोजिशंस के आते हैं, एंड यूज ऑफ अ प्रीपोजिशन आते हैं। सबसे ज्यादा यानी 80% क्वेश्चंस कहां से आते हैं? फिक्स प्रीपोजिशंस में से। बच्चों ध्यान रखिएगा, 80% क्वेश्चंस कहां से आते हैं? फिक्स प्रीपोजिशन में से। 15% क्वेश्चंस कहां से आते हैं? यूज ऑफ अ प्रीपोजिशन। और 5% क्वेश्चन कहां से आते हैं? फ्रेजल वर्ब में से। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये 5 का 10 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में प्रीपोजिशन से रिलेटेड, वो हमेशा किस में से होगा? फिक्स प्रीपोजिशन में से होगा। और आज मैं उसी की क्लास लेके आया हूं आपके लिए। फिक्स प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि प्रीपोजिशंस होते कौन कौन से हैं। देखिए, ये सभी प्रीपोजिशंस होते हैं। मैं चाहता हूं एक बार जल्दी से आप इनको लिख लो, वीडियो को पॉज करके, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं अब आपको इसके बाद में फिक्स प्रीपोजिशन शुरू करने वाला हूं। और फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ेंगे कैसे, देखिए जरा। फिक्स प्रीपोजिशंस बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा कि फिक्स प्रीपोजिशंस का प्रयोग या तो किसी वर्ब या किसी नाउन और या किसी एडजेक्टिव के बाद में किया जाता है। यानी जो फिक्स प्रीपोजिशंस आते हैं वो कहां आते हैं? या तो आते हैं किसी वर्ब के बाद, या किसी नाउन के बाद, या किसी एडजेक्टिव के बाद हम फिक्स प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। और आज मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशंस है जो एग्जाम में आने वाले, वही पढ़ाने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सामने एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा और उन क्वेश्चंस में आने वाले फिक्स प्रीपोजिशंस को समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि राम मैरिड टू बबीता इन 2016। राम ने बबीता से शादी की। कब की? 2016 में। राम मैरिड टू बबीता इन 2016। अब इस क्वेश्चन में क्या गलती है देखते हैं। यहां पर जो मैरी वर्ब है बच्चों, मैरी, और मैरी की सेकंड वर्ब है मैरिड, और इसके बाद में टू लिखा है इसने। क्या लिखा है? टू। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैरिड के बाद में टू प्रीपोजिशन नहीं आता है। बात समझ में आ गई? मैरिड के बाद में टू प्रीपोजिशन नहीं आता। अगर मैरिड एक्टिव वॉइस में है, किस में है? एक्टिव वॉइस में। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में मैरिड जो है ना वो एक्टिव वॉइस में है। अगर ये मैरिड पैसिव वॉइस में होती, किस में होती? पैसिव वॉइस में। यानी यहां पर लिखा होता इज या एम या फिर आर या फिर वाज या फिर वर या फिर बी, या फिर लिखा होता बीइंग या फिर बीन। और इनके बाद में अगर मैरिड लिखा होता, किनके बाद में? इज एम आर वाज वर बी बीन बी, इनके बाद में, तो मैं टू लगा देता। यानी मैरी जो वर्ब है उसके बाद में टू प्रीपोजिशन आता है। लेकिन कब आता है? जब वो पैसिव वॉइस में हो। देखिए, कोई भी वर्ब पैसिव वॉइस में कब होती है? जब उससे पहले इज एम आर वाज वर बी बीन बीइंग इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब दी गई हो, तो वह पैसिव वॉइस होता है। यहां पर मैरिड, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, इसमें मैरिड से पहले कोई इनमें से वर्ब नहीं है, इसलिए टू नहीं लगाएंगे बच्चों, ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है राम कुड नॉट गेट मैरिड टू बबीता। सेकंड क्वेश्चन में मैरिड के बाद में टू आ गया। क्यों आ गया? बता देता हूं। देखिए, मैरिड के बाद में अगर कोई वर्ब है, चाहे इनमें से वर्ब हो या फिर गेट वर्ब हो। कौन सी वर्ब हो? गेट। बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर गेट वर्ब है या इनमें से कोई वर्ब है तो आप मैरिड के बाद में टू लगा सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सही है, सेकंड क्वेश्चन इज करेक्ट। बट जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो गलत है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। आई विल मैरी माई डॉटर टू अ डॉक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भाई मैं अपनी बेटी की शादी किससे करूंगा? किसी डॉक्टर से करूंगा। लेकिन थोड़ा अजीब सा नहीं हो गया? आई विल मैरी माई डॉक्टर, इसका मतलब तो यह हो गया कि मैं शादी करूंगा मेरी बेटी से ना। किसी की शादी करवाना, बच्चों ध्यान रखिएगा, किसी की शादी करवाना की ही एक अलग से वर्ब होती है। और वो क्या होती है? देखिए, मैरी का मतलब शादी करना होता है, लेकिन गेट समबडी मैरिड,
गेट समबडी मैरिड। गेट समबडी मैरिड का मतलब किसी की शादी करवाना। जैसे कोई पिता अपनी पुत्री की शादी करवाए या अपने पुत्र की शादी करवाए तो वहां पर गेट आएगा। तो इस सेंटेंस को हम कैसे ठीक करेंगे, उसके नीचे देखिए एक और सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें लिखा है कि आई विल गेट माई डॉटर। आई विल गेट समबडी का मतलब इस गेट के बाद में कोई भी व्यक्ति लिखना है हमको। तो आई विल गेट माई डॉटर मैरिड टू अ डॉक्टर। आपको बात समझ में आ गई। मैरी के बाद में बच्चों वर्ब प्रीपोजिशन नहीं आता अगर वो एक्टिव वॉइस में है, लेकिन अगर मैरिड से पहले अगर कोई वर्ब दी है, ये वाली वर्ब या इनमें से कोई वर्ब, तो हम क्या लगा देंगे बच्चों, टू लगा देंगे। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा इस बात का। ये सबसे पहला क्वेश्चन मैंने करवाया, बच्चे बहुत कॉमनली गलती करते हैं, सबसे ज्यादा गलती करते हैं बच्चे इसके अंदर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें लिखा क्या है इसको समझते हैं और एरर क्या है ये भी देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन में लिखा है आई अराइव्ड फिल इन द ब्लैंक द स्टेशन ऑन टाइम। इसके ऑप्शंस हैं एट, इन, बाय या फॉर। आपको ये बताना है कि यहां पर एट आएगा या फिर इन या फिर बाय या फिर फॉर। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा आंसर होगा। अराइव के बाद में कौन सा प्रीपोजिशन आता है, क्या आप सभी को मालूम है? विच प्रीपोजिशन डू वी यूज आफ्टर अराइव, कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग में लेते हैं? वैसे आप सभी सोच रहे होंगे कि यार यहां पर इन तो नहीं आएगा, बाई तो नहीं आएगा, एट तो नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं यहां पर एट प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? एट का। मैं इसका एक रीजन बताता हूं बच्चों। अराइव के बाद में जब भी आप प्लेस लिखोगे तो उस प्लेस से पहले आपको एट लगाना है। ऑलवेज यूज एट बिफोर प्लेस आफ्टर अराइव, ठीक है। लेकिन अगर अराइव की जगह पर रीच वर्ब हो, कौन सी वर्ब हो? रीच। तो रीच के बाद में अगर प्लेस दिया है तो उस प्लेस से पहले आपको कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना। ध्यान रखिएगा, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना है प्लेस से पहले अगर रीच वर्ब दी गई है। अब जरा सिक्स्थ क्वेश्चन को देखते हैं। द ब्रिटिश अराइव्ड इंडिया इन 1600 एडी। यानी जो ब्रिटिश थे वो भारत में पहुंचे 1600 एडी में। ऑप्शंस हैं हमारे पास एट, इन, बाय या फॉर। अब यहां पे फिर से बताइए कि इन चारों प्रीपोजिशंस में से कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। आपके दिमाग में आएगा कि सर यहां पे अराइव्ड के बाद फिर से एट ही आना है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहां पे एट नहीं आएगा, यहां आएगा इन। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। अराइव के बाद में आप हमेशा इन प्रीपोजिशन लगाइए अगर वहां पर सिटी, स्टेट या फिर कंट्री दिया हो। क्या दिया हो? सिटी दिया हो, स्टेट दिया हो या फिर कंट्री दिया हो, तो आपको वहां पर हमेशा क्या लगाना है? इन लगाना है। देखो डिफरेंस देखिएगा, जो बड़ी जगह होगी ना, ऑलवेज रिमेंबर, जो बड़ी जगह होगी उससे पहले इन आएगा और जो छोटी जगह होगी उससे पहले हमेशा एट आता है। आप इस बात को ध्यान रखना, दिमाग में रखना, ऑलवेज रिमेंबर इट। जैसे मैं कहूं कि जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि आई लिव, खाली जगह अलवर, फिर उसके बाद फिर से खाली जगह राजस्थान। अब मुझे बताइए कौन सी इनमें से, अलवर राजस्थान में से कौन सी जगह छोटी है? अलवर है। तो अलवर से पहले कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? ऑब्वियसली एट आएगा। और राजस्थान से पहले कौन सा आएगा? इन आएगा। तो अलवर से पहले लगा देंगे एट और राजस्थान से पहले लगा देंगे इन। तो जो बड़ी जगह होती है हमेशा उससे पहले इन लगाना है और जो छोटी जगह है उससे पहले एट लगाना है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन में लिखा है आई स्पोक, खाली जगह, राम रिगार्डिंग द मैच। रिगार्डिंग द मैच का मतलब है मैच से संबंधित मैंने राम से बात की। अब स्पीक वर्ब है यहां पर और इसके बाद फिल इन द ब्लैंक, कौन सा प्रीपोजिशन होना चाहिए? विद, टू, फॉर या फिर एट, इनमें से कौन सा आएगा? देखिए, या जब भी आप किसी से बात करने की करें, जब भी आप किसी से बात करने वाली वर्ब लगाएं तो आप उसके बाद में टू प्रीपोजिशन लगाना। कौन सा लगाना है? टू प्रीपोजिशन लगाना है आपको। तो आई स्पोक टू राम रिगार्डिंग द मैच। देखिए मैं आपको कुछ वर्ब यहां पे लिखवा रहा हूं, जैसे स्पीक, टॉक, रिएक्ट, से, सजेस्ट, प्रपोज, एक्सप्लेन और अनाउंस। इनके बाद में अगर कोई व्यक्ति दिया है, पर्सन दिया है, तो आपको पर्सन से पहले टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। ध्यान रखो कौन कौन सी वर्ब हैं? स्पीक, टॉक, रिएक्ट, से, सजेस्ट, प्रपोज, एक्सप्लेन और अनाउंस। इनके बाद में टू आता है अगर इनके बाद में कोई पर्सन दिया हो। ऑलवेज रिमेंबर इट, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है दे आर सप्लाइंग वेपन्स, खाली जगह द टेररिस्ट्स। फिर 9th क्वेश्चन में लिखा है दे आर सप्लाइंग टेररिस्ट्स, खाली जगह वेपन्स। मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं और उनके ऑप्शंस नीचे लिखे हैं मैंने। इन 4 ऑप्शंस में से 2 प्रीपोजिशन आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स में लगाना है, या तो टू होगा, या विद होगा, या फॉर होगा, या टुवर्ड्स होगा। जरा सोच के देखिए, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर डालिए कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। सबसे पहले आप सोचिए, आराम से दिमाग में सोचिए कि कौन सा आंसर यहां पे हो सकता है, टू, विद, या फॉर, या फिर टुवर्ड्स। देखिए यहां पे सप्लाई करने की बात हो रही है कि दे आर सप्लाइंग, वो सप्लाई कर रहे हैं। वेपन्स का मतलब हथियार, किनको? टेररिस्ट्स को। तो जो पहला क्वेश्चन है 8वां, इसमें आएगा टू। ध्यान रखना, इसमें आएगा टू। जब भी कोई चीज आप सप्लाई करें किसी व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति से पहले आपको टू लगाना है। 9th क्वेश्चन में आएगा विद। देखिए कोई वस्तु आप भेजें किसी मतलब कोई व्यक्ति के पास कोई वस्तु भेजें तो वहां पर विद आता है। मैं इसका एक रूल बताता हूं। कुछ वर्ब होती हैं जैसे सप्लाई, प्रोवाइड, प्रेजेंट, एंट्रस्ट और फर्निश। ये कुछ वर्ब हैं। इन चारों वर्ब का मतलब, चारों पांचों वर्ब का मतलब होता है कि कोई चीज प्रदान करना या कोई चीज देना। इनके बाद हमेशा ध्यान रखना कि अगर इन वर्ब के बाद आपको पर्सन दिखाई दे, क्या दिखाई दे? पर्सन, तो उस पर्सन के बाद फिर आपको वस्तु दिखाई दे जो चीज दी जा रही है, तो उन दोनों के बीच आपको विद लगाना है। लेकिन अगर पहले आपको वस्तु दिखाई दे यानी थिंग दिखाई दे और बाद में आपको पर्सन दिखाई दे, तब आपको लगाना है टू। इस बात का ध्यान रखना, यहां पे विद भी आता है, टू भी आता है। पहले कौन सा आएगा इन वर्ब के बाद में, यह देखना है कि पहले व्यक्ति है या पहले वस्तु है। अगर वर्ब के तुरंत बाद में व्यक्ति दिया तो आपको लगाना है विद, और वर्ब के तुरंत बाद आपको वस्तु दी यानी थिंग दिया तो आपको लगाना है टू। चलिए अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। जल्दी से इसको लिख लो, इस वीडियो को पॉज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, इसका कैसे भी कर लो। और एक बात और बता दूं, ये जो भी मैं आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं, इन सब के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेंशन मत लेना। अगर आपके पास इस समय नोटबुक पेंसिल नहीं भी है ना, नालायको, तो टेंशन मत लो, सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। लेकिन अच्छा तो ये होगा कि आप नोटबुक और पेंसिल लेके बैठो। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई डू नॉट एग्री राम। अब राम से पहले क्या आएगा? एक और क्वेश्चन लिखता हूं, आई डू नॉट एग्री योर ऑफर। अब यहां पर मेरे पास 2 क्वेश्चन है और एग्री के बाद में आपको वर्ब लगानी है। एग्री के बाद में कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन आएगा यह आपको सोचना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि एग्री के बाद में दो प्रीपोजिशन आते हैं। एक तो आता है विद, एक आता है टू, और एक तीसरा और आता है ऑन। अगर एग्री के बाद में आपने व्यक्ति देखा यानी पर्सन देखा, तो आप उस पर्सन से पहले लगाना विद। और अगर आपने कोई वस्तु देखी, कोई वस्तु दी गई यानी कोई चीज दी गई है, कोई निर्जीव चीज है, तो आप उससे पहले लगाना टू। बात समझ में आ गई? व्यक्ति है, पर्सन है, तो उससे पहले विद लाएगा। और अगर कोई चीज निर्जीव है, नॉन लिविंग है, तो आप उससे पहले लगाना है विद। लेकिन अगर कोई मैटर लिखा है, मतलब मामला लिखा है, इशू लिखा है, तो आप उससे पहले लगाएंगे ऑन। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में यानी 10वें सवाल में हम यहां पे लगाएंगे कि आई डू नॉट एग्री विद राम। और जो 11th क्वेश्चन है इसमें लगाएंगे आई डू नॉट एग्री टू योर ऑफर। तो यहां पर आएगा टू और ऊपर वाले में आएगा क्या? विद ना। अब देखिए रूल क्या है, मैं आपको रूल भी समझा देता हूं। देखिए कुछ वर्ब होती हैं जैसे एग्री, असेंट, एक्सीड, अकर, कॉन्कर और डिसएग्री। इन सब का एक ही अर्थ होता है, सहमत होना या असहमत होना, किसी से राजी होना या किसी से राजी ना होना। इनके बाद में 3 सिचुएशन बनेगी, पर्सन वाली, समथिंग यानी कोई वस्तु वाली, निर्जीव वस्तु, या फिर कोई मैटर या इश्यू। पर्सन है तो विद लगाना, समथिंग है या कोई यानी कोई वस्तु है तो टू लगाना, और कोई मामला है, मुद्दा है, मैटर है, इश्यू है तो ऑन लगाना है। चलिए ये चीज क्लियर होगी। अब जरा इस पे एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, जैसे वी एग्री ऑन दिस मैटर। अब देखो एग्री के बाद में क्या लिखा है? मैटर। अगर यहां पे इशू भी लिखा होता, मैटर या इशू कुछ भी हो, तो आपको वहां पर क्या लगाना है? ऑन लगाना है। बात क्लियर, सबको समझ में आ गया? अब बढ़े आगे,
चलो, अगर कोई भी डाउट है आपका कमेंट बॉक्स में डाल देना। आपके सभी कमेंट बॉक्स में डाले हुए आप के जो भी कमेंट्स है ना, सबके आंसर्स मैं दे दूंगा। अब धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन को करते हैं। अ टेबल इज मेड खाली जगह वुड। एक लकड़ी बनी होती है किससे? मतलब एक टेबल बनी होती है किससे? लकड़ी से। 4 ऑप्शन दिए मेरे पास, ऑफ है, फ्रॉम है, बाई है, विद है। कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? जल्दी से सोच के बताओ। ऑफ होगा, फ्रॉम होगा, बाई होगा या विद होगा? देखिए, एक टेबल होती है जो लकड़ी से बनती है, तो लकड़ी क्या, वुड क्या है? उस टेबल को बनाने का मटेरियल है। क्या है? मटेरियल। तो जब भी किसी वस्तु के बाद, यानी जब भी किसी वस्तु के बाद वर्ब दी गई हो मेड, क्या दी गई हो? मेड, और उस मेड वर्ब के बाद में कोई मटेरियल दिया हो, क्या दिया हो? कोई मटेरियल दिया हो, तो वहां पर कौन सा प्रीपोजिशन आता है? देखो जरा, देखो, अगर वहां पर जो मटेरियल दिया है, अगर उसमें कोई फिजिकल चेंज नहीं होता, जैसे लकड़ी टेबल बनने से पहले भी लकड़ी थी और बाद में भी लकड़ी है, यानी उसमें कोई फिजिकल चेंज नहीं हुआ, तब तो लगाएंगे हम ऑफ। क्या लगा देंगे? ऑफ लगा देंगे। और अगर उसमें फिजिकल चेंज हो गया, तो लगाएंगे उसमें फ्रॉम। देखिए जरा, ब्रेड इज मेड फ्रॉम व्हीट, यानी जो ब्रेड होती है वो गेहूं से बनती है। किससे बनती है? गेहूं से बनती है। अब गेहूं, ब्रेड बनने से पहले क्या था? वो गेहूं था। क्या ब्रेड बनने के बाद भी वो गेहूं रहा? नहीं, वो गेहूं नहीं है अब। लेकिन टेबल बनने से पहले लकड़ी तो लकड़ी थी, और टेबल बनने के बाद भी वो वुड ही है, लकड़ी ही है, यानी कोई फिजिकल चेंज नहीं हुआ। तो ऊपर वाली यानी जो 13th क्वेश्चन है, इसमें आएगा क्या? ऑफ। और जो 14th क्वेश्चन है, इसमें आएगा फ्रॉम। क्लियर हो गया? फिजिकल चेंज हुआ तो मेड के बाद लगाएंगे, क्या? फ्रॉम। और अगर फिजिकल चेंज नहीं हुआ तो हम लगाएंगे ऑफ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वी आर ग्रेटफुल, खाली जगह यू, फिर से खाली जगह योर सपोर्ट। हम आभारी हैं। ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है? आभारी। हम आभारी हैं आपके सपोर्ट के। अब यहां पर प्रीपोजिशन बच्चों 2 आएंगे। यहां पे देखो, अब ध्यान सुनना। पहले जो फिल इन द ब्लैंक है, इसमें तो आएगा टू। क्या आएगा इसमें? टू। और जो दूसरा फिल इन द ब्लैंक है, इसमें आएगा 4। कैसे? देखिए, ग्रेटफुल और थैंकफुल और ओब्लाइज्ड, ये 3 एडजेक्टिव हैं। ये सब एडजेक्टिव हैं, ध्यान रखना। मैंने आपको क्या बताया था कि फिक्स प्रीपोजिशन कहां आता है? या तो नाउन के बाद में, या एडजेक्टिव के बाद में, या फिर किसी वर्ब के बाद में। तो ये तीनों की तीनों क्या है? ये तीनों की तीनों एडजेक्टिव हैं। तो अगर इन तीनों एडजेक्टिव के बाद में आपको पर्सन दिखाई दे, यानी कोई व्यक्ति दिखाई दे, तो उस व्यक्ति से पहले तो लगाना आप टू। क्या लगाना? टू लगाना। और अगर कोई वस्तु दिखाई दे, निर्जीव वस्तु से पहले प्रीपोजिशन पूछे, तो उससे पहले लगाना 4। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, यू दिया हुआ है, तो ये तो हो गया एक पर्सन, और सपोर्ट दिया हुआ है, और ये क्या हो गया? एक वस्तु, निर्जीव वस्तु। तो इससे पहले आएगा 4 और यू से पहले क्या आएगा? 2 आएगा। तो क्या बन जाएगा? वी आर ग्रेटफुल टू यू फॉर योर सपोर्ट। क्लियर? समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक वर्ड, यानी मैं आपको सारे एक एक वर्ड ऐसे पढ़ा रहा हूं जिनके बाद में आपको फिक्स प्रीपोजिशंस का प्रयोग करना है। चलिए अब बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन की ओर। 15th क्वेश्चन में लिखा है, आई वॉज सरप्राइज्ड फिल इन द ब्लैंक माई ब्रदर। और ऑप्शन में है बाई, एट, ऑन और अपॉन। आपको बताना इनमें से कौन सा प्रीपोजिशन यहां पर यूज हम करेंगे। देखिए, सरप्राइज के बाद में कौन सा प्रीपोजिशन आता है, जरा सोच के देखिए आप। विच प्रीपोजिशन डू वी यूज आफ्टर सरप्राइज्ड? देखो यहां पर ना सरप्राइज्ड एडजेक्टिव है, ध्यान से सुनना। क्या है ये? एडजेक्टिव है। तो जरा समझो, सोचो और फिर बताओ, बाई होगा, एट होगा, ऑन होगा या अपॉन होगा। देखो मैं आपको अब इसका एक रूल समझाता हूं। कुछ एडजेक्टिव होते हैं या कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनमें ईडी लगता है अंत में, जैसे सरप्राइज्ड, शॉक्ड, अमेज्ड, अम्यूज्ड, एस्टोनिश्ड, बिविल्डर्ड। ये कुछ ऐसी वर्ब हैं। अगर इन वर्ब के बाद में आपको कोई वस्तु दिखाई दे, क्या दिखाई दे? वस्तु, तो आप लगाना एट। क्या लगाना? एट। और अगर कोई पर्सन दिखाई दे, क्या दिखाई दे? पर्सन, तो लगाना बाई। तो लगाना क्या? बाई। देखो अब मैंने जितने भी आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं उनमें वस्तु, व्यक्ति,
वस्तु, व्यक्ति, इनके ऊपर इनसे रिलेटेड फिक्स प्रीपोजिशन है, तो आपको व्यक्ति और वस्तुओं का ध्यान रखना है कि अगर ये सरप्राइज्ड, शॉक्ड, अमेज्ड, इनके बाद में वस्तु है, कोई निर्जीव चीज है, तो लगाना है आपको क्या, एट, और अगर पर्सन दिया है तो लगाना है बाई। अब माई ब्रदर क्या है यहां पर, माई ब्रदर तो पर्सन है, तो इससे पहले क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा। क्लियर है सबको? सरप्राइज्ड बाई हो जाएगा, आई वॉज सरप्राइज्ड बाई माई ब्रदर। नाउ अब मैं आपको एक अगला क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे बताओ कि उसका आंसर क्या होगा। द मैन इज ब्लाइंड, द मैन इज ब्लाइंड द लेफ्ट आई, द मैन इज ब्लाइंड द लेफ्ट आई, फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा? 4 ऑप्शन है मेरे पास, विद, इन, बाई या फिर ऑफ। सोचो जरा आप क्या होना चाहिए यहां पर, क्या होगा आपके हिसाब से? 4 ऑप्शंस में से कौन सा आंसर होना चाहिए? फिर मैं आपको इनके आंसर्स भी बताऊंगा। देखिए अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है? ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा होना, ठीक है? और इस ब्लाइंड, ये जो ब्लाइंड है ना यहां पर, ये भी एक एडजेक्टिव है, और इसके बाद में 3 प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं। या तो लगाएंगे इन, या लगाएंगे ऑफ, और या लगाएंगे टू। देखो 3 प्रीपोजिशन आएंगे, या आएगा इन, या आएगा ऑफ, या आएगा टू। अब इन तीनों को लगाएंगे कैसे, अब समझना। अगर वहां पे लिखा है लेफ्ट आई या राइट आई, मतलब मेरी बाई आंख या मेरी दाई आंख, तो आप लगाना इन, यानी कोई पर्टिकुलर आई बता दे कि कौन सी आई में वो ब्लाइंड है, यानी कौन सी आंख उसकी खराब है, तब तो लगाना आप इन। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर हो गया? तब क्या लगाओगे? इन लगाओगे। लेकिन अगर वो कहे कि वो दोनों आंखों से अंधा है, मतलब दोनों आंखें खराब है उसकी, तो आप लगाना ऑफ। क्या लगाना? ऑफ लगाना। और अगर वहां पे लिखा हो फॉल्ट या मिस्टेक, क्या लिखा हो? फॉल्ट या मिस्टेक, तो लगाना ब्लाइंड के बाद में टू। अब इसमें भी आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। क्या? कि ब्लाइंड के बाद में जब टू आएगा तो ब्लाइंड का अर्थ अंधा नहीं होगा, इसका अर्थ कुछ और होगा। क्या होगा? इसका अर्थ होगा अनदेखा करना किसी का। देखो किसी के फॉल्ट को या किसी की मिस्टेक को अनदेखा करना क्या हो जाएगा? ब्लाइंड हो जाएगा। तो वहां पे आएगा टू। तो इस क्वेश्चन में द मैन इज ब्लाइंड द लेफ्ट आई, कौन सी आई की बात कर रहे हैं? लेफ्ट आई, यानी एक पर्टिकुलर आई की बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें आएगा क्या? इन प्रीपोजिशन आएगा। द मैन इज ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई। क्लियर? सबको समझ में आ गया? अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, बताओ जरा इसमें क्या आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन है, द वुमन डाई, द वुमन डाई खाली जगह कैंसर, कि जो महिला है द वुमन डाइड, वो महिला मर गई थी। किससे मर गई थी भाई? कैंसर से मर गई थी। किससे? कैंसर से मर गई थी। तो अब इसमें कौन सा प्रीपोजिशन होगा? ऑफ, विद, फ्रॉम या फिर इन। देखो मरना, डाई मतलब मरना, एक बीमारी से मरने की बात हो रही है, तो सोचिए कौन सा प्रीपोजिशन आ सकता है यहां पर। डाई के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता है? सोचिए जरा। डाई के बाद में कौन सा प्रीपोजिशन आता है? अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। बहुत बढ़िया, जो बच्चे आंसर दे रहे हैं शाबाश। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स डालते जाओ कि हां सर इसका आंसर यह है और इसका आंसर यह है। देखिए डाई के बाद में ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। कौन से प्रीपोजिशन का? डाई के बाद में हम ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं अगर कोई व्यक्ति किसी डिजीज से यानी किसी बीमारी से, ग्रीफ यानी दुख से, हंगर यानी किसी भूख से, और थर्स्ट यानी प्यास से मर जाता है या उसके मरने की बात होती है तो ऑफ लगाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हार्ट अटैक से, ओवर ईटिंग से, किसी घाव से यानी इंजरी से या चोट से मर जाए, यानी कोई कारण हो उसके मरने का, तो वहां पे डाई लगाते हैं, मतलब फ्रॉम लगाते हैं। ठीक है? अगर कोई व्यक्ति वायलेंस से मरता है यानी हिंसा से मरे, तो उस वायलेंस से पहले हम क्या लगाएंगे? बाई लगाएंगे। और नेग्लेक्ट से मरे, यानी नेग्लेक्ट का मतलब होता है जैसे नेग्लेक्ट का मतलब होता है अनदेखा करना, लापरवाही, उससे मरे तो थ्रू लगाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए मरता है, तो हम क्या लगाते हैं? वहां पे फॉर प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो ध्यान रखो, सारे याद कर लो, लिख लो इनको, कि बीमारी की वजह से डाई, और किसी कारण की वजह से फ्रॉम, किसी वायलेंस की वजह से बाई, और नेग्लेक्ट की वजह से थ्रू, और कंट्री और फैमिली यानी किसी कॉज की वजह से कि आप किसी के लिए जान दे रहे हो, तो वहां पे आएगा फॉर। तो इस क्वेश्चन में द वुमन डाइड
कैंसर, कैंसर से पहले क्या आएगा? ऑफ आएगा, क्योंकि कैंसर क्या है? एक बीमारी है। क्या है ये? इट इज अ डिजीज, तो हम यहां पे ऑफ लगा देंगे। चलो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि दे आर नॉट इक्वल, खाली जगह मी। 4 ऑप्शन है मेरे पास, विद, फॉर, एट और टू। जल्दी से आंसर दो कि कौन सा आंसर होगा। जल्दी से बताओ विच ऑप्शन इज द आंसर। विद होगा, फॉर होगा, एट होगा या फिर टू होगा। फिर मैं बताऊंगा कि इनमें से आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है इसका। जो भी इस क्लास को देख रहा है, मैं चाहता हूं वो बच्चा इसका आंसर दे। दे आर नॉट इक्वल। चलिए मैं बताता हूं इसमें क्या आएगा बच्चों। इसमें आएगा टू। इसमें क्या आएगा? टू आएगा। इक्वल के बाद में फिक्स प्रीपोजिशन आता है टू। बच्चों ध्यान रखना, इक्वल के बाद में फिक्स प्रीपोजिशन टू आता है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लो कि कुछ एडजेक्टिव या कुछ नाउन या कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग, जिनके बाद हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। कुछ एडजेक्टिव होते हैं, कुछ नाउन होते हैं और कुछ वर्ब होती हैं ऐसी। चलो देखो कौन कौन से होते हैं। मैंने इनको एडजेक्टिव, नाउन और वर्ब में डिवाइड कर दिया है। सबसे ज्यादा तो एडजेक्टिव होते हैं जिनके बाद में हम प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। जैसे सिमिलर, इक्वल, पैरेलल, एलर्जिक, इम्यून, एवर्स, प्रोन। एवर्स का मतलब होता है किसी चीज से नफरत होना, और इम्यून का मतलब होता है कि आपके अंदर किसी चीज से लड़ने की क्षमता है, और एलर्जिक का मतलब होता है कि आप किसी चीज से आपको एलर्जी है, और पैरेलल का मतलब होता है बराबर, इक्वल का मतलब होता है बराबर, सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा। अब आते हैं एवर्स के बाद जो वर्ड है प्रोन। प्रोन का मतलब होता है कि आप कमजोर हैं किसी चीज के प्रति। वल्नरेबल का मतलब भी क्या क्या होता है? कमजोर होता है। ससेप्टिबल का मतलब होता है संदेह है आपको किसी चीज के प्रति। अपोजिट का मतलब आप विरोधी हैं। नेक्स्ट का मतलब आप जानते हो। कंडूसिव का मतलब होता है अनुकूल होना, अनुकूल। और हार्मफुल का मतलब हानिकारक। डेट्रीमेंटल का मतलब भी हानिकारक। एडजेसेंट का मतलब होता है के समीप, सटा हुआ। और बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है? लाभदायक। एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, आवश्यक। एडिक्टेड का मतलब होता है कि आप किसी चीज के बहुत ज्यादा आदी हो गए हो। और अकस्टम्ड का मतलब भी होता है कि आपको किसी चीज की आदत हो गई है। लॉयल का मतलब होता है वफादार होना। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन होना। किसी चीज के प्रति आप जब उदासीन होते हो ना, आपको उससे कोई मतलब नहीं होता, तो उसका अर्थ होता है इनडिफरेंट। डिवोटेड का अर्थ होता है समर्पित होना किसी के प्रति। रेलिवेंट का मतलब होता है संबंधित होना। और एप्लीकेबल का अर्थ होता है किसी चीज पर कोई चीज लागू होना। एप्लीकेबल का मतलब लागू होना। और रेजिस्टेंट का मतलब आप किसी चीज का विरोध कर रहे हो। ये सारे एडजेक्टिव हैं। इनके बाद में आपसे प्रीपोजिशन पूछे तो क्या लगाना है? टू लगाना है। चलो अब नाउन में देख लेते हैं। नाउन के अपने पास 3 वर्ड है, एक्सेप्शन, एयर और आंसर। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, यानी हमारा कोई वारिस। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में, वोकैब की क्लास में सक्सेसर पढ़ाया था। सक्सेसर का मतलब होता है हमारा वारिस, जो हमसे आगे आने वाला है। आंसर का मतलब होता है उत्तर। तो इन तीनों के बाद में प्रीपोजिशन पूछेगा तो क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे। वर्ब 3 वर्ब ध्यान रखनी है, अडेप्ट, रिजाइन और ऑब्जेक्ट। इन तीनों वर्ब के बाद आपसे अगर प्रीपोजिशन पूछे तो फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगाना है? टू लगाना है आपको। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद में फिक्स प्रीपोजिशन टू आता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सरिता इज फॉन्ड, फिल इन द ब्लैंक, स्वीट्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स। ऑप्शन है मेरे पास टू, इन, ऑफ और बाई। जरा सोच के बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। फॉन्ड के बाद में कौन सा प्रीपोजिशन आता है, फिर मैं आपको इसके ऊपर और भी वर्ड बताऊंगा जिनके बाद में फिक्स ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। आपको मैंने आंसर बता दिया। अब बताओ क्या आंसर है इसका? फॉन्ड के बाद क्या आएगा? ऑफ आएगा। शाबाश। देखो फॉन्ड के बाद में हमेशा ऑफ का प्रयोग करना है। फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन होना किसी चीज का। देखो ये वो वाला पॉन्ड, पॉन्ड नहीं है, POND पॉन्ड, तालाब, वो वाला नहीं, FOND है ये। फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन होना। जैसे सरिता मिठाइयों की और कोल्ड ड्रिंक्स की शौकीन है। देखो बच्चों कुछ वर्ड ऐसे होते हैं,
कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके बाद में आपको फिक्स ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होता है, जैसे कंसीव्ड, श्योर, कॉन्फिडेंट, सस्पिशियस, अवेयर, बिवेयर, वेरी, कोशियस, अफ्रेड, स्केयर्ड, फ्राइटन्ड, अक्यूज्ड, कॉन्विक्ट, एक्विट, एब्सॉल्व, ये सारे वर्ड, इनके बाद में आपको क्या क्या लगाना होता है? ऑफ प्रीपोजिशन। जब भी आपको इनके बाद प्रीपोजिशन पूछे तो ऑफ लगाना है। अब देखो इनमें से कुछ वर्ड तो एक्चुअली में एडजेक्टिव हैं, और कुछ वर्ड वर्ब हैं, और कुछ नाउन है। इनमें से मैं आपको बताता हूं कौन कौन से एडजेक्टिव हैं। देखो, कन्विंस्ड, श्योर, कॉन्फिडेंट, सस्पिशियस, अवे, ये सब तो क्या है? एडजेक्टिव हैं। और एक्विट, एब्सॉल्व, चार्ज, कॉन्विक्ट, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब एक्चुअली में वर्ब हैं। और नाउन कौन कौन सी हैं? जैसे नाउन है लैक, ये एक नाउन हो गई यहां पर। अच्छा, फुल भी एक एडजेक्टिव है। तो इन सब की लिस्ट मैंने आपको दी है। इनमें से मैं इनकी मीनिंग बता देता हूं। सबकी मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। देखो, कन्विंस्ड का मतलब होता है कि कोई आपको कन्विंस करना चाहे, कोई राजी करना चाहे तो आप राजी, हां, एग्री हो जाओ किसी के साथ। श्योर का मतलब आप जानते हो, कॉन्फिडेंट का मतलब भी जानते हो, सस्पिशियस मतलब संदेहास्पद होना, अवेयर का मतलब जागरूक होना, बिवेयर का मतलब सावधान होना, वेरी कोशियस इनका मतलब होता है सावधान होना, और अफ्रेड का मतलब डरा हुआ, स्केयर्ड का मतलब भी डरा हुआ, फ्राइटन्ड का मतलब भी डरा हुआ, अक्यूज्ड का मतलब भी डरा हुआ। इन सब का मतलब क्या होता है? ये, और ये कॉन्विक्ट का मतलब जानते हो? CONVICT वर्ब है ये। कॉन्विक्ट का अर्थ क्या होता है? कॉन्विक्ट का मतलब होता है किसी को आरोपित सिद्ध करना, किसी को दोषी सिद्ध कर देना। और एक्विट का मतलब किसी को बरी करना, दोष से बरी कर देना, आरोप से बरी करना। एब्सॉल्व का मतलब भी किसी को बरी कर देना। चार्ज मतलब किसी पे आरोप लगाना। और मेड तो मैंने आपको बताया था, मेड के बाद में अभी थोड़ी देर पहले ऑफ आएगा या फ्रॉम आएगा। सिक, अब जो सिक है, सिक का मतलब बीमार होना, फोंड, ये, और फोंड का मतलब शौकीन होना। जेलस का मतलब क्या होता है? जेलस का अर्थ होता है किसी से ईर्ष्या रखना। प्राउड का मतलब जानते हो आप? रिमाइंड मतलब किसी को याद दिलाना कोई चीज। इन्फॉर्म मतलब सूचित करना। अप्राइज, APPRISE, अप्राइज, इसका अर्थ भी किसी को सूचित करना। अश्योर का मतलब किसी को भरोसा दिलाना। और इग्नोरेंट का मतलब क्या हुआ? इग्नोरेंट का अर्थ हुआ कि आप इग्नोरेंट हो, मतलब अज्ञानी हो, आपको कोई किसी चीज का ज्ञान नहीं है। IGNORANT। अशेम्ड का मतलब शर्मिंदा होना। एम्बेरेस्ड का मतलब भी शर्मिंदा होना। गिल्टी का मतलब, गिल्टी का अर्थ होता है आरोपी होना। एक वर्ब और है डिप्राइव, DEPRIVE। डिप्राइव का मतलब किसी को किसी चीज से वंचित करना। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब है, इसको याद रखना। इसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे हम। फुल का मतलब भरा हुआ होना। रॉब भी वर्ब है, इसका मतलब किसी को लूटना। और जो लैक है ये नाउन है, और इसके बाद में ऑफ, लैक का मतलब कमी होना। और कंसिस्ट और कंप्राइज का मतलब किसी चीज से मिलकर बना होना। कंसिस्ट और कंप्राइज का मतलब से मिलकर बना होना। तो इनके बाद में आपको जो फिक्स प्रीपोजिशन लगाना है वो क्या लगाना है? वो ऑफ लगाना है। बात समझ में आ गई? इनके ऊपर मैं आपको अभी कुछ क्वेश्चंस भी करवाता हूं। जैसे द बैग इज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, तो फुल के बाद में क्या आ गया? ऑफ आ गया। आई इन्फॉर्म्ड द पुलिस ऑफ द थेफ्ट। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना, ये जो इन्फॉर्म और अप्राइज वर्ब है ना, इन्फॉर्म, अप्राइज और रॉब, ये 3 वर्ब लिखवाई मैंने आपको। ये जितनी भी वर्ब है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जितनी भी वर्ब है ना इसमें, इनके तुरंत बाद में प्रीपोजिशन ऑफ नहीं आएगा। बच्चों ध्यान रखना, इनके बाद में पहले कोई पर्सन लिखा आएगा। जैसे इन्फॉर्म के बाद में पुलिस लिखा आया, फिर उस पर्सन के बाद में आपको ऑफ लगाना है। बात समझ में आ गई? तुरंत बाद नहीं, इनके तुरंत बाद प्रीपोजिशन नहीं लगाना। इनके बाद पहले व्यक्ति लिखना, फिर उस व्यक्ति के बाद में आपको ऑफ प्रीपोजिशन पूछेगा तो वहां पर आपको क्या लगाना है? ऑफ लगाना है। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, देखो इसमें लिखा है ही डिड नॉट आंसर टू माई क्वेश्चन। उसने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। अब इसमें कहां और क्या एरर हो सकती?
अब देखो इसमें कहां और क्या एरर हो सकती है। देखिए मैं 3 क्वेश्चन आपको एक साथ लिख रहा हूं, 20, 21 और 22, और इन तीनों में सेम टाइप की एरर है। और एरर क्या है बच्चों, ध्यान रखना, यहां पर जो तीनों में एक वर्ब है। पहले क्वेश्चन में वर्ब है आंसर, दूसरे में है रिक्वेस्टेड और तीसरे में है ऑर्डर्ड। बच्चों हमेशा ध्यान रखो, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं इंग्लिश में जिनके तुरंत बाद आप कभी भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाओगे। बात समझ में आ गई? उनके तुरंत बाद में आपको कभी भी कोई भी प्रीपोजिशन आपको नहीं लगाना है। जैसे आंसर, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, ये 3 वर्ब हैं। इन तीनों वर्ब के बाद जो प्रीपोजिशन दिया है ना वो गलत है। जैसे आंसर और रिक्वेस्ट के बाद में टू नहीं आएगा, कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ये मत सोचना कि सर टू नहीं आएगा तो कोई दूसरा आएगा, नहीं, टू भी नहीं आएगा और इनके अलावा और कोई प्रीपोजिशन यहां पर हम नहीं लगाएंगे। ऑर्डर के बाद भी फॉर नहीं आएगा। ऐसी कौन कौन सी वर्ब है देखिए, निम्नलिखित वर्ब्स के बाद में कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। कौन कौन सी वर्ब है? रीच, रजिस्ट, रीच मतलब पहुंचना, रजिस्ट का मतलब विरोध करना, अटैक हमला करना, आंसर जवाब देना, रिक्वेस्ट प्रार्थना करना, ऑर्डर आदेश देना, आस्क पूछना, सवाल करना किसी से, टेल बताना, अफोर्ड का मतलब किसी चीज को सहन करना, वहना, ज्वाइन शामिल होना, मीट मिलना, बैग बीईजी, बैग का मतलब होता है बच्चों किसी से भीख मांगना या विनती करना, रिक्वेस्ट करना, डिमांड करना, अवेट इंतजार करना, फ्ली का मतलब लिखो FLEE, फ्ली का मतलब भाग जाना, इन्वेस्टिगेट करना मतलब जांच पड़ताल करना, एंटर अंदर प्रवेश करना, कंप्राइज से मिलकर बना होना, एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना, डिस्कस करना, लैक का मतलब कमी होना। यहां पे ये वर्ब है, अभी मैंने आपको लैक लिखवाया था वो नाउन था और यहां पर वर्ब है। बच्चों ध्यान रखो, अगर लैक एक वर्ब होगी तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, लेकिन लैक अगर नाउन है तो उसके बाद में ऑफ लगाएंगे। अभी पढ़ाया था ना थोड़ी देर पहले, याद आ गया ना? फेस का मतलब सामना करना, मैरी शादी करना, मैरी के बाद पहला क्वेश्चन अपना मैरी का था। फेल असफल होना, क्वालिफाई होना, ब्लेम किसी पे दो मतलब आरोप लगाना, स्ट्रेस और एम्फसाइज दोनों का मतलब सेम है, किसी चीज पर जोर देना। और एक्सेस का मतलब पहुंच होना कहीं की, और अप्रोच का मतलब पहुंचना। इन सभी वर्ब के बाद में आपको कभी भी कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाना। क्लियर है क्या? अगर इनके बाद में प्रीपोजिशन दिखा तो समझ जाना वो सेंटेंस क्या है, गलत है, और उस प्रीपोजिशन को हटाना है, उसके अलावा और कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd की ओर। इसमें लिखा है दे एंटर्ड इनटू द बिल्डिंग। 2 क्वेश्चन है, दे एंटर्ड इनटू द बिल्डिंग, दे एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट। बच्चों अभी मैंने आपको एंटर वर्ब बताई, और एंटर के बाद में हम कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, तो जो पहला क्वेश्चन है वो गलत है। लेकिन अगर आप एंटर कर रहे हो किसी एग्रीमेंट में, किसी बिजनेस में और किसी आर्ग्यूमेंट में, देखो समझो इस बात को, एंटर अगर किसी स्थान में कर रहे हो, जैसे कमरे में एंटर करना, ऑफिस में एंटर करना, किसी बिल्डिंग में एंटर करना, तो आप स्थान से पहले प्रीपोजिशन नहीं लगाओगे, यानी एंटर के बाद में इनटू नहीं आएगा अगर वहां स्थान दिया है, प्लेस दिया है। लेकिन अगर एंटर प्रवेश करने की बात हो रही है किसी बिजनेस में, जैसे आप किसी नया बिजनेस में घुस जाओ, आप एंटर कर जाओ, तो वहां पे इनटू लगाना। क्या लगाना? इनटू। जैसे एंटर इनटू एग्रीमेंट या बिजनेस या फिर आर्ग्यूमेंट। बात समझ में आ गई क्या? चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। शी इज राइटिंग खाली जगह पेन, शी इज राइटिंग खाली जगह रेड, शी इज राइटिंग फिल इन द ब्लैंक पेंसिल, शी इज राइटिंग इन हिंदी। अब ये 4 क्वेश्चंस है आपके सामने, 4 सेंटेंस है, इनमें आपको प्रीपोजिशन सोच के बताना है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए शी इज राइटिंग, वो लिख रही है। अब किससे लिख रही होगी? पेन से। मैं बोर्ड पे किससे लिखता हूं? मार्कर से। आप किसी भी चीज का इस्तेमाल करो लिखने के लिए तो उससे पहले विद आता है। क्या आता है? विद। तो इसमें आएगा शी इज राइटिंग विद पेन। आप एक चीज हमेशा ध्यान ना, अगर किसी वस्तु का प्रयोग आप औजार या हथियार की तरह करो, किसकी तरह? औजार या हथियार की तरह, तो आप उससे पहले विद लगाना। किसकी तरह करना है? औजार या हथियार की तरह, तो आपको विद लगाना है। जैसे आप ये बताओ, सब्जी किस चीज से काटते हो आप?
आप चाकू से यानी नाइफ से काटते हो ना, तो उस नाइफ से पहले आपको विद लगाना है। अगर आप ये बोलो कि आई कट वेजिटेबल्स विद नाइफ, किसी भी औजार और हथियार से पहले आपको विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। अब आते हैं सेकंड पे, शी इज राइटिंग रेड। अब वो लाल में, जैसे मैं ब्लैक में लिखता हूं बोर्ड पर, हो सकता है आप ब्लू कलर में लिखते हो अपनी नोटबुक में, किसी भी कलर में लिखो, अगर वो कलर है तो कलर से पहले इन लगाना। राइट एक वर्ब है, राइट के बाद में कौन कौन से प्रीपोजिशन आएंगे वो सारी सिचुएशन में आपको बता रहा हूं। शी इज राइटिंग इन रेड। अगर पेंसिल से लिखने की बात हो कि शी इज राइटिंग, तो पेंसिल से पहले बच्चों इन प्रीपोजिशन लगाना, विद मत लगाना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अभी पेन के साथ आपने विद बताया, पेंसिल बच्चों अलग है, डिफरेंट है। पेन एक ऐसी चीज है जिसमें इंक आप अलग से डालते हो, इंक खत्म हो सकती है, उसको दोबारा से फिल किया जा सकता है। लेकिन एक चीज बताओ, क्या पेंसिल को पेन की तरह यूज कर सकते हैं? क्या उसमें इंक डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। तो इसलिए पेंसिल से पहले आपको इन लगाना, पेन से पहले विद लगाना। चलो अब आते हैं, शी इज राइटिंग हिंदी। देखो अब लैंग्वेज की बात हो गई कि वो किस लैंग्वेज में लिख रही है, तो यहां पर क्या आएगा? इन आएगा। समझ में आ गया क्या? यहां पर क्या आएगा? इन आएगा। लिखते रहो, और जो भी आपका डाउट है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए बच्चों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस पढ़ा रहा हूं मैं आपको, जो आपके एग्जाम में आने के 100% चांस है इनके। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। डिस्पाइट ऑफ सेवरल कंप्लेंट्स नोबडी केम टू फिक्स इट। अब यहां पर इस क्वेश्चन में मैंने फिल इन द ब्लैंक नहीं दिया, ये एरर वाला क्वेश्चन है। इसमें मुझे बताओ एरर कहां है, सोच के देखिए कहां पर एरर हो सकती है इस क्वेश्चन के अंदर। अब सोच लिया आपने, मैं बताता हूं। डिस्पाइट के बाद में ऑफ नहीं आएगा। इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ बताता हूं सबसे पहले। डिस्पाइट ऑफ सेवरल कंप्लेंट्स नोबडी केम टू फिक्स इट, यानी बहुत सारी कंप्लेंट्स हुई, उसके बावजूद कोई भी उसको फिक्स ठीक करने नहीं आया। डिस्पाइट का अर्थ होता है के बावजूद, और डिस्पाइट के बाद में ऑफ प्रीपोजिशन नहीं लगाना। आप सोचोगे सर क्यों, इसने दिया ही क्यों है? अगर लगाना ही नहीं था तो दिया क्यों इसने? बताता हूं बच्चों। डिस्पाइट का एक और पर्यायवाची होता है, सिनोनिम होता है, और वो होता है इन स्पाइट ऑफ। दोनों का मतलब सेम है, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का। अब इन स्पाइट के बाद में ऑफ लगाते हैं, लेकिन डिस्पाइट के बाद में ऑफ नहीं आता। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है? आपसे डिस्पाइट के बाद में ऑफ लगाकर क्वेश्चन पूछता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल, खाली जगह गॉड, फिर खाली जगह हिज एक्शन। यहां पर आपको कौन सा प्रीपोजिशन आएगा मैं यहां ऑलरेडी आपको बता देता हूं। यहां पर आएगा टू और फोर। देखो गॉड से पहले टू आएगा और हिज एक्शन से पहले आएगा फोर। क्यों आएगा बता देता हूं। तीन वर्ड है इंग्लिश के अंदर, रिस्पॉन्सिबल, आंसरेबल और अकाउंटेबल। इन तीनों वर्ड्स के बाद में अगर कोई लिविंग यानी समवन, कोई व्यक्ति यानी कोई सजीव हो तो लगाना है टू, और अगर कोई निर्जीव हो तो लगाना है फोर। अब देखिए यहां पर गॉड क्या है? सजीव मानेंगे गॉड को हम, इसलिए गॉड से पहले क्या लगा दिया? टू लगा दिया। लेकिन एक्शन क्या है? एक्शन को मानेंगे निर्जीव, तो उससे पहले क्या लगा देंगे? फोर। तो क्या हो जाएगा ये? तो सेंटेंस क्या बनेगा? एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल टू गॉड फॉर हिज एक्शन। यहां पर आंसरेबल और रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल का मतलब क्या है लिख लीजिए। इन तीनों का मतलब है उत्तरदायी होना, जवाबदेह होना। उत्तरदायी होना, जवाबदेह होना, जिम्मेदार होना। क्या होता है? उत्तरदायी होना, जवाबदेह होना और जिम्मेदार होना। बात समझ में आ गई? अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल 27वें क्वेश्चन की ओर। He looked me for a minute. उसने मुझे देखा थोड़ी देर के लिए, एक मिनट के लिए उसने मुझे देखा। कौन सा प्रीपोजिशन आएगा आपके दिमाग में? आएगा सर तुरंत एट आएगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था लुक का मतलब देखना हो तो उसके बाद में एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब देखो यहां पे अब एक नियम है दूसरा। देखिए जब भी देखने की बात होगी, जब भी किसी को टारगेट बनाकर आप देखोगे कि जैसे जब भी आप किसी को देखते हो तो उसकी ओर आपका टारगेट हो, आपका निशाना वही होता है। जैसे इस समय आप मोबाइल की स्क्रीन देख रहे हो तो मोबाइल की स्क्रीन आपका टारगेट है इस समय। तो जब भी कोई वर्ब ऐसी आए,
कोई भी क्रिया ऐसी हो जिसका अर्थ हो टारगेट होना, यानी किसी को टारगेट बनाना, तो उसके बाद में एट प्रीपोजिशन लगाना। जैसे लुक देखना, गेज का मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना, लगातार देखना। स्टेयर का मतलब होता है घूरना किसी को। ग्लांस का मतलब किसी पर नजर डालना। और शाउट का मतलब चिल्लाना, किसी पर चिल्लाना। और पॉइंट का मतलब इशारा करना किसी की ओर। लाफ मतलब किसी पर हंसना। और थ्रो मतलब फेंकना। ये अलग अलग वर्ब हैं और इन सभी वर्ब में एक सेंस आ रहा है कि क्या आप किसी को टारगेट करते हो। जैसे किसी पर कोई चीज फेंकोगे तो वो टारगेट है आपका, किसी पर हंसोगे तो वो भी आपका टारगेट है, किसी पर इशारा करोगे तो वो भी आपका टारगेट है। तो टारगेट वाली वर्ब है सब। इनके बाद में आपको क्या लगाना है? एट प्रीपोजिशन लगाना है। ऑलवेज रिमेंबर। देखो एक चीज और, किसी का मजाक उड़ाने वाली जो वर्ब होती है ना, जैसे लाफ, तो उसके बाद में आपको एट लगाना है। जैसे मोक, MOCK, मोक का मतलब मजाक उड़ाना, या SCOFF, स्कॉफ का मतलब भी मजाक उड़ाना। इनके बाद हमेशा एट प्रीपोजिशन लगाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। इसमें लिखा है दे आर गोइंग टू होम लेट। इसमें बताओ क्या आंसर हो सकता है? सोचिए जरा, व्हाट कुड बी द आंसर हियर। देखिए आप जब भी कहीं जाते हो, जैसे आप जयपुर जाओ, दिल्ली जाओ, अपने घर जाओ, मतलब कहीं भी जाओ, आप जब भी कहीं जाओगे तो किसी स्थान की ओर जाओगे, तो हमेशा ध्यान रखना प्लेस से पहले अगर वर्ब दी गई है गो, तो स्थान से पहले टू प्रीपोजिशन लगाना है। जैसे आई गो टू टेम्पल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, मैं मंदिर जाता हूं, तो टू आता है। लेकिन ध्यान रखो, घर जाओ, आप कहां जाओ? घर जाओ, तो साथ में कोई प्रीपोजिशन मत ले जाना। कहने का मतलब घर जाओ तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, यानी होम से पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना है आपको। देखो घर जाने की बात होगी ना, जैसे कुछ वर्ब होती हैं जो घर जाने की बात करती हैं, जैसे गो, गेट, कम। अगर घर जाने की बात होगी तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, तो यहां पर इसमें टू हटा देंगे, यहां से दे आर गोइंग होम लेट आएगा। अब लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा लिखा हो कि दे आर कमिंग फ्रॉम होम, यानी घर से आने की बात हो, तो आप प्रीपोजिशन लगाओगे। यानी घर जाओगे तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लेके जाना, और घर से आओगे तो प्रीपोजिशन लेके आना है। कौन सा? फ्रॉम लेके आना है। क्लियर? घर जाने की बात होगी तो होम से पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। अब जरा एक और क्वेश्चन ऐसा ही मिलता जुलता करवाता हूं आपको। देखिए क्वेश्चन है कि माई ब्रदर लिव्स इन अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब होता है विदेश। मेरा भाई विदेश में रहता है। अब एक चीज को नोटिस कीजिए कि लिव के बाद में, लिव एक वर्ब है और इसके बाद में प्रीपोजिशन कौन सा है? इन दिया है। क्या दिया? इन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि होम से पहले प्रीपोजिशन नहीं आता अगर जाने की बात हो, ऐसे ही अब्रॉड से पहले कभी कोई प्रीपोजिशन नहीं आता अगर वहां जाने की बात हो या वहां रहने की बात हो। बात समझ में आ गई? अब्रॉड से पहले कोई प्रीपोजिशन आपको नहीं लगाना है, तो यहां से इन हटा दीजिए। लेकिन अगर अब्रॉड से आने की बात हो, जैसे माई ब्रदर इज कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, तो अब्रॉड से पहले फ्रॉम लगा सकते हैं। यानी आप एक मोटा मोटा इतना ध्यान रखो कि होम मतलब घर और अब्रॉड मतलब विदेश। घर और विदेश जाएंगे, घर और विदेश जाएंगे तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लेके जाना। वहां पे मना है प्रीपोजिशन घर ले जाना और विदेश ले जाना। लेकिन अगर आप घर से आ रहे हो या विदेश से आ रहे हो तो आपको फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाना है, लगा सकते हो। और दूसरी बात, अब्रॉड में अगर रहने की बात होगी ना, जैसे माई ब्रदर लिव्स इन अब्रॉड, तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, सिर्फ इतना बनेगा माई ब्रदर लिव्स अब्रॉड। आज मैंने आपको ये क्वेश्चंस बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको करवाए हैं। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में वो प्रीपोजिशन मैं आपके सामने लाके दूं। आप इस क्लास को एक दो बार बार देखिएगा, जब आप फ्री टाइम में हो तो एक बार दोबारा इस क्लास को देखिएगा और दोबारा से आप एक बार और देखोगे तो सारे प्रीपोजिशंस आपको ऑटोमेटिक अपने आप याद हो जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।